तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम ये इजलास रखा गया है। उर्दू हमारी पहचान है। उर्दू के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा, उर्दू है जिसका नाम सारी दुनिया में धूम मची। तो उर्दू एक ऐसी प्यारी और एक चाशनी, एक मीठी जबान है जो सारी दुनिया में इसका बोलबाला है और ये बोली जाती है। उर्दू के ताल्लुक से रियासत तेलंगाना में इसको दूसरी सरकारी जबान का भी दर्जा दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे रियासतों के अंदर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा आज भी नहीं मिला है, लेकिन हमारी तेलंगाना हुकूमत के अंदर और गुज़िश्ता हुकूमत ने जो है दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया था और उर्दू यहाँ पर काफ़ी फल रही है और फूल रही है और तरक्की कर रही है। उर्दू के ताल्लुक से रियासत तेलंगाना की हुकूमत के जानिब से उर्दू एकेडमी कायम किया गया है। उर्दू एकेडमी का एक बजट रखा गया है। उर्दू एकेडमी के जानिब से जो भी उर्दू दान तबका है, जैसे कि शायर हैं, अदीब हैं, राइटर्स हैं, और भी जो है बहुत सारे जो लोग छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स हैं, और ये सब के लिए आज से काफ़ी दिन पहले इमदाद का भी एक काम किया जाता था। छोटे छोटे अखबार वालों को भी जो है कुछ इश्तिहारात के लिए पैसे दिए जाते थे और कुछ उनकी मदद के तौर से दिए जाते थे। शायर अदीब की भी मदद की जाती थी। फिर उर्दू एकेडमी के जानिब से लाइब्रेरियाँ चलाई जाती थी। आज भी लाइब्रेरी चल रही है। उर्दू एकेडमी के जानिब से कंप्यूटर सेंटर चलाए जाते थे। तो उर्दू एकेडमी के जानिब से मखदूम अवार्ड वगैरह ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स दिया जाते थे। उर्दू एकेडमी के जानिब से मैगजीन निकाला जाता था। तो उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत एक बड़ा बजट रखती थी और वो जो उर्दू एकेडमी के जानिब से ये सब मदद, इमदाद और ये इसकी मजबूती के लिए, उर्दू के फ़रोग़, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाता था। ये पुरानी बात याद आ रही है, तेलुगु देशम की हुकूमत में उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू के वास्ते, उर्दू जैसे कि आपके शादी खाने बनाए गए, उर्दू की तरक्की के लिए जो है और बहुत सारे जो है इक़दाम किए गए थे। फिर कांग्रेस की हुकूमत में भी उर्दू के ताल्लुक से जो है बहुत काम हुआ था माजी में, और आज ये मौजूदा हुकूमत भी उर्दू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देना चाहती है। तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि उर्दू ऐसी ज़बान है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिल्मी दुनिया चल रही है तो उर्दू की वजह से चल रही है। उर्दू की शायरी, उर्दू के डायलॉग्स, उर्दू की स्टोरी, उर्दू की हर सतह से जितनी भी जो है तारीफ की जाए, उर्दू की जितनी भी तारीफ की जाए तो कम है, मैं कहूँगा। उर्दू सारी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनल सतह पे भी, अभी मैं इससे पहले एक मैगजीन में पढ़ा था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ, समझे, आपके अंदर यूएनओ के अंदर भी उर्दू के ताल्लुक से ये है कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं उर्दू में। तो आप ये समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन के अंदर उर्दू की इतनी कदर व मंजिलत है। तो उर्दू हर सतह से एक अच्छी ज़बान है, एक मीठी ज़बान है। उर्दू को हर आदमी जो है चाहता है, पसंद करता है, और उर्दू बोली जाती है। उर्दू कोई मजहब की या किसी उसकी जो है ज़बान नहीं है। उर्दू ये बहुत ही मीठी ज़बान है। उर्दू के ताल्लुक से हम जितना भी कहें कम कम है। तो उसके साथ साथ भी अभी हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जानिब से हमारे अहमद साहब हैं, बहुत ही सरगर्म हैं, एक्टिव हैं, सब लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और तंजीम के सदर भी हैं, ये आपके जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, बहुत सारे ऑफिस बेरर्स हैं। ये लोग भी कुछ ना कुछ जर्नलिस्ट के बारे में भी सोचा करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट के कई तंजीमें हैं। कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि हुकूमत तेलंगाना के अंदर वो एफिलिएटेड हैं, उनका जो है बहुत बोलबाला है,
उनको बहुत सारी सहूलतें हैं। जैसे कि अब देखो, आप एक जर्नलिस्ट की एक तंजीम को, गुज़िश्ता बार भी मैं कहा था कि भाई गोपनपल्ली के अंदर आज से जो है कम से कम लगभग 27 साल पहले एक एक प्लाट अलॉट किया गया था और एक आलीशान जर्नलिस्ट की कॉलोनी बन गई है। ये तो हैदराबाद के यहाँ के जर्नलिस्ट के, तेलंगाना और आंध्रा के जर्नलिस्ट मिलके अलॉट करा लिए। आज वो एक एक प्लाट कम से कम वहां पर अब इस वक्त 1 लाख रुपए गज जमीन की कीमत होगी, 1 करोड़ का प्लाट हो गया उनका। कुछ लोगों को ऐसे जमीनात वगैरह, लोन्स की मराहत वगैरह ये सब मिली है। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जैसे कि उनको कोई बारात नहीं है, ना उनका कोई पुरसा नहीं हाल। तो आज हमारे अहमद साहब जो है और हमारे इलियास साहब, जुल्फ़िकार साहब की कोशिशें और काविशें ये है कि भाई कुछ लोगों को जो है हुकूमत के जानिब से बहुत सारी सहूलतें मिल दी गई हैं, जबकि कुछ जर्नलिस्ट तंजीमों को एग्रीगेशन कार्ड भी नहीं मिला है। नहीं, हुकूमत बोलती है नहीं भाई हम आपको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई? ग्रेजुएशन करने के बाद एक आदमी ग्रेजुएट, एक आईएएस भी बनता, एक ग्रेजुएट क्लर्क भी बनता, एक ग्रेजुएट आपके जो है बिजनेसमैन भी बनता। तो सबको एक ही मराहत है, सबको हुकूमत के जानिब से एक ही नजर से देखा जाता है। तो जर्नलिस्टों के भी मामले में भाई, जैसे कि अब आपकी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इनको हुकूमत तेलंगाना के जानिब से एग्रीगेशन कार्ड मिलना चाहिए। नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। फिर इनकी कोई नुमाइंदगी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इस मौके पे ये कहूंगा कि दूसरे जो जर्नलिस्ट को जो है, जो सहूलतें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ये भी जो आपके जो एक्टिव मूवमेंट के जर्नलिस्ट को, ये सोसाइटी को भी पूरी पूरी सहूलतें मिलना चाहिए। और रहा ये कि हुकूमत के पास बेहिसाब जमीनात हैं और गवर्नमेंट के पास एक मरकज से एक बजट आता है, वो बजट से मकान बना के देने की भी स्कीम है। जैसे कि डबल बेडरूम है, डबल बेडरूम क्या रियासत तेलंगाना अकेली खुद बना रही है। मरकज का जो बजट फंड आता है, बजट आता है, वो फंड और हुकूमत भी कुछ उसमें डाल के डबल बेडरूम के मकान बना के दे रही है गरीब आवाम को। तो वैसे ही जर्नलिस्ट जो है, जैसे कि एक तंजीम को जो ये सहूलत है, दूसरी तंजीम को ये फैसिलिटीज नहीं है, तो ये गलत बात है। सबको एक ही आंख से, एक ही नजर से हुकूमत को देखना चाहिए। तो अब आप ये, जैसे कि ये जर्नलिस्ट भी जो है, इनको भी जो है जमीन दी जा सकती है। 1976-77 के अंदर एक लैंड सीलिंग एक्ट आया था, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था। हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन आपके हिंदुस्तान के अंदर एक्वायर की गई, ये बोल के दी गई, एक्वायर की गई, ली गई जमींदारों के पास से, जागीरदारों के पास से, नवाबों के पास से, राजा महाराजाओं के पास से, कि भाई ये जमीन हम ले रहे हैं आपकी से जमीन लेके, हम ये जमीन गरीबों में बांटेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज 40-45 साल का अरसा हो गया है, वो लाखों एकड़ जमीन कौन से लोगों में, गरीबों में बांटे? अब बताइए उसका हिसाब। तो ये सब चीजें बहुत सारी हैं, आपको उसमें आपको सहूलतें मिल सकती हैं, फैसिलिटी मिल सकती हैं। वो जमीन के अंदर जो है एक आपको एक 100 गज का प्लॉट मिल सकता है, अगर आप सही नुमाइंदगी करें, आपके एसोसिएशन सही नुमाइंदगी करे। आपको लोन बैंक का एक स्कीम आई हुई है, 5 लाख रुपए देते हैं हम घर बनाने के लिए। आप जमीन गवर्नमेंट से हासिल करके आप 5 लाख का लोन लेके आप एक घर बना के सर छुपाने का एक आसरा कर लें। किराया क्या है, देखे देखे तक महीने को महीना वो तो आ जाता है। मैं ये देखता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे जो जर्नलिस्ट हैं, ये लोग कितनी तकलीफ में नहीं है, ये इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर उससे हटके भी मैं एक चीज बताऊंगा, आचार्य विनोबा भावे आज से जो है एक जो 80 साल पहले आपके भूदान, भूदान बोले तो लोगों को समझ में नहीं आता। भू के माने खैरात के हैं, भू के माने जमीन, दान के माने खैरात। तो पूरे हिंदुस्तान में फिरे आचार्य विनोबा भावे, फिर के जो है ये बोले कि भाई आप जमीन दीजिए, आपके पास बहुत, जिसके पास ज्यादा जमीन है हम ये गरीबों में बांटेंगे। तो उन्होंने भी जो है लाखों एकड़ जमीन जमा की गरीबों में बांटने के लिए, जो बेघर है, जो बगैर जमीन वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए। वो सब जमीनें उनके पास आ जाने के बाद इत्तेफाक से आचार्य विनोबा भावे वो लाखों एकड़ जमीन भूदान की। यहाँ पे बहुत लोगों को मालूमात ही नहीं है, बहुत लोगों को मालूमात ही नहीं है कुछ भी, जर्नलिस्टों को भी।
मैं आपसे अब कह रहा हूं। तो वो भूदान की जो जमीन, वो जमीन भी जो है आप आपका हक है, फंडामेंटल राइट है, आप मुतालबा करके लेके उसके ऊपर भी आप घर बना सकते हैं। फिर उसके ताल्लुक से मैं और एक चीज आपसे कहूंगा कि भाई आपके वफ्द के जानिब से, जबकि जो है सारे हिंदुस्तान के अंदर रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, जब मुल्क को आजादी मिली, हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए, लोग जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमीनों को जो है वक्फ करके चले गए। बड़े अफसोस की बात है, लोगों को मालूम ही नहीं, बहुत बड़े। तो कम से कम मैं आज अच्छी तरीके से जानता हूं, तकरीबन आज से 40 साल पहले वक्फ के रिकॉर्ड में 1 लाख एकड़ नोटिफाइड जमीन थी। आज रिकॉर्ड के अंदर अच्छी आमदनी हो सकती है। तो आज सबसे बड़ा मसला ये है कि सर, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की मैं बात किया, रोटी के ताल्लुक से भी मोदी साहब ने वायदा किया था कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा तो मैं जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। केसीआर साहब भी तेलंगाना बन जाएगा तो उन्होंने भी कहा था कि मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। नौकरियां भी बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको कोई जो है नौकरी नहीं है, आपके पास कमाने वाला नहीं है। बहुत तंगी में आपका जो है गुजर औकात हो रही है। तो रहा ये कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि जो है उसके अंदर भी आज करीब करीब 30 लाख वैकेंसीज मौजूद है। 30 लाख वैकेंसीज मौजूद है। आपको जो है नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को जो है जॉब दे सकते हैं और बराबर इंशाल्लाह हमें आपका हक है हासिल कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के अंदर भी, तेलंगाना बनते वक्त 1 करोड़ का वायदा करे थे। अब जो है कांग्रेस की हुकूमत भी अपने मैनिफेस्टो में वायदे करी है कि भाई हम बेरोजगारी का खात्मा करेंगे और इंशाल्लाह जो है नौजवानों को जॉब्स देंगे। केसीआर साहब भी बोले वो ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वो जियो निकल गया, वो ऐसा होने वाला है। कोई भी, एक को भी नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, क्या भी नहीं मिली। तो इन हालात में चाहिए ये कि जो है आपको जो है नौकरी भी मिले। और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आज 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 से 10 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, 500 रुपए में सिलेंडर था, आज आप देखिए आप 1100 रुपए में सिलेंडर है। बहुत बहुत तंगी में बहुत गुजारा हो रहा है। महंगाई के ऊपर भी हुकूमत के जानिब से कोई कंट्रोल नहीं है। तो बड़ा अफसोस होता कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, इधर जो है हर सतह से जो है लोग परेशान हैं। जर्नलिस्ट भी है, आम पब्लिक भी है, हर सतह से लोग परेशान हैं। तो ये ऐसे हालात के अंदर आज के जो हालात हैं, हालात के अंदर अब आज जैसे कि मुसलमान है, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में दिया गया था। आज कुछ लोग वो रिजर्वेशन गलत है बोल के कोर्ट में ऑर्डर डाल के उसको यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर खत्म करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट जाके वो 4% रिजर्वेशन को आज भी कायम रखा गया है। वो रिजर्वेशन आ जाने से मुसलमानों के हजारों नौजवानों को आपके एडमिशन मिला, फायदा पहुंचा और भी दूसरे सतह से बहुत फायदे पहुंचे। आज मुल्क के वजीर आजम ये बोल रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्या बात है, बड़े अफसोस की बात। मुसलमानों के बारे में इलेक्शन के मौके पे कह रहे हैं कि ये घुसपैठी है। मुसलमानों के बारे में ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। मुसलमानों के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके हुब्बुल वतनी के ऊपर शक व शुबा जाहिर कर रहे हैं। आज मोदी साहब जब से वजीर आजम बने हैं, मुसलमानों के साथ तंग नजरी का जो है सबूत दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, फिरका परस्ती, तंग दस्ती, ये सब चीजें ये मुल्क में चलने वाली नहीं है। ये मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने सबसे पहले आगे बढ़ के अपना जो है अपने जाने कुर्बान की। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। क्या बात है साहब, हम हमारी जो है आप जो है हम पे शक कर रहे हैं। आज आप हमको दूसरे सरकारी जो है मुसलमान का दर्जा दे रहे हैं। आज हमारे को जो है हर तरक्की के राह में जो है रुकावटें डाल रहे हैं। ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। ये मुल्क क्या है, सेकुलर मुल्क है, सोशलिज्म के ऊपर यकीन रखता है। ये मुल्क फ्रीडम पर यकीन रखता है, इक्वलिटी पर यकीन रखता है। ये मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
फॉर दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, बाय दी पीपुल। ये सबका मुल्क है, ये सबको हक है इसके अंदर रहने का। और हम सब जब लोग मिलके रहेंगे तो ही ये हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। आज वक्त का तकाजा ये है कि आज कौमी एकजुटती की बहुत सख्त जरूरत है। इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये सब हमारे जो मसले मसाइल है, हुकूमत मौजूदा जो नई कांग्रेस की हुकूमत आई है उन्होंने भी 6 पॉइंट का एक मंशूर बनाया है, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। तो ये हुकूमत भी आके आज 4 महीने खत्म हो गए, 5वां महीना चल रहा है। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि आज मुसलमान बहुत ही जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आज मुसलमान बहुत पसमानदा हो गए हैं, बहुत पीछे हैं। तो इनको भी डेवलप करना जरूरी है, इनकी भी तरक्की होना जरूरी है। इनके साथ जो फिरका परस्ती की जो एक चल रही है वो सब चीजें खत्म होना चाहिए और इनकी तरक्की होना चाहिए। और हुकूमत जो वायदे करी है वो सारे वायदे पूरे करना पड़ेगा। आज मैं इस मीटिंग के अंदर ये आपके जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग के अंदर मुझे आप कहने का जो मौका दिए है, मैं फिर एक बार यहाँ पर जो हजरात आए हैं और ये जो मुंतजिमीन है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अहमद साहब बहुत ही जो है बेचारे हर थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ जुस्तजू करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। हमारे इलियास साहब भी कोशिश करते रहते हैं, जुल्फिकार साहब भी और दूसरे लोग भी कोशिश करते रहते हैं। और इतना ही कहूंगा, कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाती, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है, बात बता रहा हूं। तो आप अच्छे काम कीजिए, जरूर कामयाबी मिलती है। तो एक आखिरी एक शेर बोलूंगा अच्छे काम के ताल्लुक से, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि जमाना सलाम करे। थैंक यू, शुक्रिया।